गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कालांश में आप लोगों ने दूसरा न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो समझा था। उसके अपन ने रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ लिया था। क्या समझा था? रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज अपन समझेंगे बैलेंस शीट, उसी प्रश्न की आज का अपना टॉपिक रहेगा चैप्टर वही है आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में अपना प्रश्न नंबर 2 था, वह भी पूरा हुआ नहीं था। रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने समझ लिया था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल आप समझ चुके हैं। अब आपको समझना है, देखो बैलेंस शीट आपको समझनी है। तो बैलेंस शीट समझने के लिए रीवैल्यूएशन जो खाता आपने बनाया है उसी तर्ज पर आपको समझनी है। बैलेंस शीट में संपत्ति और दायित्व में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों का लेखा आपको करना है। कुछ एक संपत्ति बढ़ी हैं, कुछ एक संपत्ति घटी हैं, उन्हीं का लेखा आपको बैलेंस शीट में करना है। बैलेंस शीट डेट जो भी प्रश्न में दी हुई है वो आप देख लेना। तो बैलेंस शीट जब बना रहे हैं अपने, नई बैलेंस शीट पार्टनर के प्रवेश के बाद। तो जब नई बैलेंस शीट आप बना रहे हैं तो ध्यान रखें, ध्यान क्या रखना है कि जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उसके बाद संपत्ति और दायित्व में जो अपन ने पुनर्मूल्यांकन किया है अपन खाता बनाएंगे। रिवैल्यूएशन, पूंजी खाता, और अब तीसरी स्टेज क्या है इसकी? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को समझने के लिए, बैलेंस शीट को समझने के लिए पुरानी जो मदें हैं बैलेंस शीट में क्या क्या थी पुरानी मदें, तो देखो दिया हुआ था लायबिलिटीज में दूसरे प्रश्न में ये लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटीज में आपको दिया हुआ था इनकी कैपिटल। अब यहां जो पार्टनर हैं वो 3 हो गए, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल लिखो ए, बी और सी की। एक की जो कैपिटल आई है 49,750, बी की आई है 30,750 और सी की आई है 24,000। ये इन तीनों की कैपिटल है, वो जोड़ के आप लिख दें 10, 5, 8, 1,00,000
4,500, 1,04,500 इनकी पूंजी है। उसके बाद पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें आपको दे रखा है जनरल रिजर्व है, वो अपने बंद कर दिया, दोबारा नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 14,000, कितने के हैं क्रेडिटर? 14,000 के। तो क्रेडिटर हैं वो 14,000 के हैं जी। फिर आप देखोगे कि क्रेडिटर 14,000 के हैं, कोई समायोजन नहीं है, इसलिए अपने एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है जी? क्योंकि इसमें कोई नया तो समायोजन हुआ नहीं है, 10,000 है तो 10,000 ही रहेगा जी, ये 10,000। पुरानी बैलेंस शीट में जिन मदों में चेंजेस हुआ ना, बड़ी है घटी है तो वो घटा के लिखें, बड़ी है तो जोड़ के लिखें, और कोई नई संपत्ति आई उसको लिखें, कोई नया दायित्व तो उसको लिखें। बाकी पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर ही आप बनाओगे नई बैलेंस शीट। फिर देखो असेट्स में आ जाओ, गुडविल खाता आपने बंद कर दिया, यहां आएगा नहीं। मशीनरी जो है वो पुरानी तो है 35,000, लेकिन रिवाइज समायोजन देख लो तीसरा, मशीन का मूल्यांकन 30,000 पर किया गया, तो जितनी कम होगी वो घटा के लिखेंगे अपन तो। उसके बाद में फर्नीचर दिया हुआ है 15,000, पुराना फर्नीचर तो है 15,000, लेकिन फर्नीचर का मूल्यांकन कितने पर किया? 12,000 पर। नई वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? 12,000 है, 3,000 कम हो गया था, वो वहां रिवैल्यूएशन में आ गया। उसके बाद स्टॉक है 10,000, पुराना स्टॉक कितना है? 10,000, और नया स्टॉक कितना है? 8,000। अपने को तो जो नई वैल्यू है वो लिखनी है, कम है तो कम लिखें, ज्यादा है तो ज्यादा लिखें। उसके बाद डेटर्स 10,000, डेटर्स कितने दिए मैं? 10,000। अब डेटर्स बढ़ गए, 1,200 रुपए का एक देनदार जो पूर्व में डूबत मान लिया गया था, अब उससे पैसे वसूल हो रहे हैं 11,200। जो संपत्ति बढ़ गई है जोड़ के दिखाएं, घट गई है घटा के दिखाएं। उसके बाद आप देखेंगे बैंक बैलेंस 40,000 दिया हुआ है, तो बैंक बैलेंस आप 40,000 दर्ज करें, ये 40,000 बैंक बैलेंस। अब ध्यान दें, समायोजन का लेखा पहला समायोजन था पूंजी और ख्याति के लिए वो नगद ला रहा है, पूंजी और ख्याति के लिए नगद ला रहा है, तो नगद कितना लाया वो? 30,000। तो 30,000 अपने पास कैश आया, कितना कैश आया? 30,000। उसके बाद ये भी कह रखा था कि पुराने पार्टनर्स ने अपने हिस्से की आधी ख्याति की राशि निकाल ली है। तो जब पुराने पार्टनर्स अपने हिस्से की आधी ख्याति निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रुपए कम कर दो जो निकाल लिए, 1500 3,000 रुपए इन्होंने ख्याति के निकाल लिए थे। कैश का बैलेंस बचा कितना? 27,000। तो आप बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 27,000 रुपये लिखोगे, क्योंकि नया पार्टनर 30,000 लाया था, 3,000 रुपये ख्याति पुराने पार्टनर्स ने कैश निकाल ली, तो कैश बचा कितना? 27,000। वो कैश 27,000 रुपये अपने यहां शो कर दिया। दूसरा समायोजन था ख्याति के मूल्यांकन का, वो अपने लेखा में होगा नहीं, 6,000 में आ गया। तीसरा समायोजन फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक की गणना जो घटी है, अपने तीनों की घटा के दिखा दी, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक। चौथा समायोजन था पूर्व में डूबत एक देनदार अब 1,200 रुपये देने के लिए सहमत हुआ। पहले पैसे डूब गए थे, देनदार कम हो गया, अब वो देने के लिए सहमत हो रहा है, तो फायदा हो रहा है।
असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, देनदारों में जोड़ करके अपन दिखा देंगे। तो यहां जोड़ करके दिखा दिया 11,200। क्लियर। अब बैलेंस शीट का टोटल कर लें, आपकी बैलेंस शीट का टोटल है वो आ जाएगा। इसके अलावा और कोई समायोजन रहेगा देख लेना। प्रश्न एक बार पढ़ लें चित्र से। पूंजी का लेखा आपने कर दिया, जनरल रिजर्व हट गया, क्रेडिटर आ गए 14,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आ गया 10,000। एक मिनट सॉरी, ये 30,450 लिखना था ना, 30,450। तो ये 1,04,200 ही हो रहा है बाल को। ये कैपिटल 30,450 थी, 30,450, 49,750 और 24,000, तीनों का टोटल 1,04,200। तो बाकी आप समायोजन सारे चेक कर लेना, सारा लेखा हो चुका है। अब बैलेंस शीट का टोटल कर दें, और बैलेंस शीट का टोटल मिलना जरूरी है, तभी आपका प्रश्न है वो सही माना जाएगा। टोटल सही है, इसका मतलब पूरा प्रश्न आपका सही है। इधर का टोटल करें, 10 और 24, 14 और 10 24, 24 और 4 28, 1,28,200 आया जी लाइबिलिटीज। असेट्स का टोटल कर लें, 10 से 11 और 7 18, 3 7 8 9 3 12, 1,28,200। ये बाल को आपके सामने है। 3 खाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अच्छे से आप इसके रीड कर लेना। ये आपके खाते हैं। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न को अच्छे से रीड कर लें। तो तीसरा प्रश्न अपन हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। तो देखो तीसरा प्रश्न अपना है, एक्स व वाई, सॉरी दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में 2 परिस्थितियां हैं। 2 परिस्थितियां क्या हैं? अभी मैंने आपको समझाई थी एक परिस्थिति, तो वो तो आप समझ चुके हैं। दूसरी परिस्थिति ये थी अपने दूसरे प्रश्न में, क्या था? उपरोक्त के आधार पर पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, चिट्ठा बनाइए। यदि यह तय किया गया कि संपत्तियों व दायित्वों को पुराने मूल्यों पर ही दिखाया जाए, तो स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता व चिट्ठा बनाइए। अभी जो आपने दूसरा प्रश्न समझा है, बाल को एक बार वापस जुड़े। दूसरा प्रश्न ही आपको करना है दूसरे मेथड से, और दूसरा मेथड ये है, संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए तब कैसे बनेगा। तो आंकिक में दूसरा प्रश्न अपन समझने जा रहे हैं। एक भाग इसका समझ लिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि संपत्ति और दायित्व में बदलाव नहीं किया जाए।
तो बदलाव नहीं किया जाए, संपत्ति भी बढ़ रही है, दायित्व भी बढ़ रहा है, बदलाव नहीं करना। और बदलाव नहीं करने का मतलब क्या है? बदलाव नहीं करने का मतलब यही है कि बैलेंस शीट है वो अपने पुराने मूल्य पर ही रहेगी, उसी में अब किसी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो बदलाव नहीं कर सकते हैं, तब क्या लेखा करेंगे? सबसे पहले आपको बनाना होगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन समझने के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे आप रीवैल्यूएशन खाता बनाते हो, पहला भाग तो वैसे ही बनेगा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट पहला भाग है, इसमें दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग जो है वो तो यथावत रहेगा, जैसे आपकी मशीन कम हुई थी टू मशीनरी, मशीन पुरानी 35,000 की थी, प्रश्न में देख लेना बैलेंस शीट में, पुरानी मशीन 35,000 की थी, अब कितने की हो गई? अब कितने की हो गई? 30,000 की। तो मशीन की वैल्यू कम हुई है, जितनी कम हुई है वो तो आप यहां लिख दें। मशीन के अलावा फर्नीचर की वैल्यू भी कम हुई है, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हुई? पहले 15 था, 12 हो गया, 3,000 फर्नीचर कम हो गया। ऐसे ही फर्नीचर के बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू भी क्या हुई है? स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई है। 10,000 पुराना स्टॉक था, अब कितना हो गया? 8,000। तो अपन लिखेंगे टू स्टॉक जितना कम हुआ है 2,000। उसके बाद एक ग्राहक था जिसको पूर्व में डूबत मान लिया गया, वो 1200 देने के लिए सहमत हुआ। सीधी सी बात है, संपत्ति बढ़ी है, तो डेटर्स 1200, डेटर्स 1200। अब इसका सार यही था कि लॉस हो गया था बाय लॉस। पहले भाग में आपको बांटना नहीं है, टोटल करके लिखें 10 और 10,000। लॉस कितना हो गया? 1200 घटा दो 10 में से, 8,800। यहां तक का जो पार्ट है वो तो रीवैल्यूएशन खाते की तरह ही है, इसमें नथिंग चेंज। रीवैल्यूएशन जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किया था एज इट इज है। अब यहां दूसरा भाग भी आपको समझना जरूरी है। दूसरे भाग का मतलब यही है, प्रश्न में स्पष्ट संदेश है कि संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में बदलाव नहीं करना। तो बदलाव नहीं करना होता है, तब लॉस को तो बांट दो आप किस में? पुराने पार्टनर्स में, बाई एज कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। बाई एज कैपिटल और बाई बीस कैपिटल। लॉस को अपन बांट रहे हैं, फर्क यही है, उसमें लॉस को ऊपर ही बांट देते थे। पहले यही लॉस यहां बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस लिख करके ए और बी में बांट देते थे। लेकिन मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में पहले भाग में केवल आपको लॉस लिखना है, बांटना नहीं है। बांटना है नीचे ए और बी में अपने बांट दिया था 5500 और 3300, 5500 और 3300। अब यहां इसका प्रभाव तभी खत्म होगा नई बैलेंस शीट में
संपत्तियों की वैल्यू है एज इट इज रखी जाएगी, बदलाव नहीं करना है, तब इसको बंद भी करना होगा और बंद होगा ऑल पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बंद करेंगे, टोटल लॉस है 8,800, वो नए अनुपात में बंद होगा। तो वर्किंग नोट में आपको मेंशन करना होगा एनपीएसआर। क्या निकालना होगा? एनपीएसआर। एनपीएसआर कैसे निकालें? एनपीएसआर निकालने के लिए आपको त्याग अनुपात चाहिए। पुराने पार्टनर कितने हैं? 2। तो अपन एनपीएसआर निकाल रहे हैं, एक का एनपीएसआर। एक का एनपीएसआर आप निकालोगे, एक का पुराना अनुपात कितना है? एक का पुराना अनुपात था 3:1। चेक कर लें, प्रश्न में पढ़ लें, आप देख लें ए और बी का पुराना अनुपात कितना है, प्रश्न में मिल जाएगा आपको। 5:3, सॉरी 5:3 है, वो इनका पुराना अनुपात है। तो ए का पुराना अनुपात है 5/8 माइनस SR। SR आप समझ लें कि SR के लिए तो क्लियर है कि वो 1/4 के लिए आ रहा है, बराबर बराबर कर रहे हैं। पुराने 2 ही तो पार्टनर हैं। 1/8 तो SR ए का हो गया और 1/8 किसका हो गया? बी का। नया साझेदार 1/4 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, इसलिए दोनों का जो साफ कह रखा है प्रश्न में SR 1:1 है। 1/4 का आधा तो ए ने दे दिया और 1/4 का आधा ही बी ने दे दिया। तो ये पुराने में से आप SR घटा दो तो नया ए का आ गया 4/8। बी का नया निकालोगे, पुराना 3/8, SR 1/8 घटाया तो 2/8। सी आपको पता ही है कितने के लिए नया आ रहा है, वो 1/4 के लिए। तीनों पार्टनर्स को साथ ले लो, नया निकल जाए। 4/8 ए का नया, 2/8 बी का नया, 1/4 सी का नया। 8 लघुत्तम आ गया, 4:2:2। और छोटा करना चाहो 2:1:1। ये नया अनुपात आ गया एनपीएसआर। ये एनपीएसआर है। अब जो ये खाता बंद कर रहे हो ना अभी लॉस को, ऑल पार्टनर्स में नया अनुपात बंद होगा 2:1 में। 8,800 जो लॉस है उसको बंद करना होगा 2:1 में। तो ये चला जाएगा 2200, 4400 और 2200, 4400, 2200 और 2200। तो विद्यार्थियों ज़्यादा उलझन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मेमोरेंडम रिवेलेशन का जो पॉइंट है वो इतना ही है कि ये भाग जिसमें 2 भाग बन जाते हैं। पहला भाग तो सेम रिवेलेशन की तरह ही रहता है। दूसरा जो भाग है उसमें ऊपर वाले भाग से जो भी आपने ज्ञात किया है, अगर लॉस ज्ञात किया है तो उसको नीचे यहाँ पुराने पार्टनर्स में बांट दो और फिर उसको इधर लॉस इधर आपने बांट दिया तो ऑल पार्टनर्स में बंद कर दो नया अनुपात निकाल करके। यदि प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को तो इधर लिखें, यहां तो ओल्ड पार्टनर और इसके विपरीत इधर बंद हो जाएगा। तो ये था मेमोरेंडम रिवेलेशन है, अच्छे से आप समझ लेना। और अब आप ये कहोगे कि इसको इधर भी तो लिखा और इधर भी लिखा, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसीलिए तो किया है, प्रश्न में क्या कह रखा है, लास्ट लाइन क्या है प्रश्न की, यदि
संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए। इस लाइन को मतलब यह हुआ है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, मशीन की वैल्यू कम हुई है, स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, देनदार बढ़े, इनका प्रभाव नए चिट्ठे में नहीं लाना है। पुराने मूल्य पर जो थे उसी मूल्य पर वापस दिखाना है। जना आंको बदलाव है बिन खटे ले जावा, तो इनका जो बदलाव है वो यहां हानि तो वहन कर ली और बंद करते ही इनका समायोजन पूंजी खातों में अपडेट हो गया, बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, इसलिए बनाया जाता है मेमोरेंडम। उसके बाद अपन समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने समझ लिया मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन मदों का ध्यान रखना। अब ये मदें आएंगी, ये ए और बी में लॉस आ जाएगा, इधर बंद वाली मदें आ जाएंगी। तो ये मदे मैं एक तरफ लिख देता हूं। लॉस में इधर तो डी आर में जो है यानी कि यही समझ लो ना आप, इसके नीचे जस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर हैं उतने खाते बन जाएंगे। 3 पार्टनर तो 3 खाते बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाने जा रहे हैं बाय बैलेंस बीडी। पुरानी पूंजी अभी आपको मैंने समझाया भी था, पुराने चिट्ठे में दी भी रहती है, वही आपको लिखनी है। ए की पुरानी पूंजी है 50,000 और बी की है 30,000। तो 50,000 30,000 इनकी पुरानी पूंजी है। अब आपको प्रश्न में देख लें कि इनकी पुरानी पूंजी 50 और 30 तो अपने लिख दी है। अब यहां आपको जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है सावधानी कि अपन ने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में ये जो लेखा आप कर रहे हो ये तो करना ही करना है, बाकी सारी एज इट इज आपको जैसा है वैसा लिखना है। क्या लिखना है? जनरल रिजर्व से पहले जब नया पार्टनर आया है तो वो अपने हिस्से की पूंजी लाया है। पूंजी लेके आया वो 24,000, लाया तो 30 है। 30 में से वो मैंने आपको समझा दिया 6,000 गुडविल के और 24,000 पूंजी के, इसलिए बाइक है 24,000 पूंजी के आगे हैं तो 24,000 पूंजी के आगे हैं। बाकी पुराना जो ख्याति खाता खुला हुआ था उसको अपन ने बंद कर दिया। पुराना ख्याति खाता कितने से खुला हुआ था? हाँ, उसके लिए तो कहीं नहीं रखा ना आपको। संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में बदलाव नहीं करना है। तो जब बदलाव नहीं करना है तब उसको बंद नहीं करेंगे और बाई गुडविल ख्याति का जो लाभ है पुराने पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। 6,000 ख्याति एक को मिली 3,000 और बी को मिली 3,000। इधर अपन क्या लेखा करेंगे? ए और बी ने अपने हिस्से की ख्याति निकाल ली थी आधी, ए ने 1,500 निकाली और 1,500 ही बी ने निकाली। फिर उसके बाद
आप देखोगे जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है कितना दिया हुआ था, 16,000 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है। उसको पुराने अनुपात में आप पुराने पार्टनर्स में बांट दीजिए। पुराना अनुपात कितना है, 5:3 है, 5:3 है ना पुराना अनुपात। तो 5:3 में अपन बांट देंगे। देखो 5:3 में 16,000 रुपये आपको बांटने हैं, तो 10,000 और 6,000। देखो बाकी लेखा सेम ही हो रहा है, जैसा आपने उस विधि में किया था सेम ही हो रहा है। चेंजेस क्या होने हैं, एक तो आपको रिवैल्यूएशन में समझ लिया, बाकी अब आपने यहां लेखा कर दिया, पुरानी पूंजी को उसमें भी लिखा था, यहां भी लिखा है, कैश भी लिखा था, गुडविल को लिखा था, जनरल रिजर्व को लिखा था, और कैश निकाल लिया वो लिखा था। अपने को तो लेखा क्या नहीं किया गया, गुडविल खाता है वो नॉर्मली बंद होता है, लेकिन चूंकि प्रश्न में यहां स्थिति है कि संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में चेंजेस नहीं करना है, इसलिए अपन गुडविल को बंद नहीं कर रहे हैं, वरना बंद कर दे। अब जनरल रिजर्व का लेखा कर दिया, ख्याति का लेखा हो चुका है। अब आओ रीवैल्यूएशन का सार। पहले तो लॉस का लेखा करें, लॉस की पोस्टिंग हो रही है मेमोरेंडम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस हो गया 5500 और 3300, 5500 और 3300। अब यहां ये जो लेखा आपने किया है बंद का, इसको उधर भी लेखा करना है बाई मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में आ जाएगा 4400, 2200 और 2200। बस अब आप पूंजी का बैलेंस निकाल लो, अंतिम पूंजी है वो आप निकाल लें। टू बैलेंस पहला समायोजन था पूंजी लाने का और ख्याति का, तो पूंजी का भी कर दिया और ख्याति का भी कर दिया। दूसरा समायोजन ख्याति मूल्यांकन का हो गया। तीसरा समायोजन था संपत्ति दायित्व में कमी, कमी का जो सार था वो अपने यहां लेखा कर दिया। चौथा समायोजन भी हो चुका है 1200 रुपये वाला जो ला रहा है। पुरानी बैलेंस शीट से रिजर्व का लेखा कर दिया, उधर गुडविल खाता बंद नहीं करना है, और कोई P&L वगैरह दिया हुआ होता है सेट्स में तो उसको भी अपन बंद करते हैं। गुडविल को बंद नहीं करना है क्योंकि गुडविल क्या है, संपत्ति है। संपत्ति और दायित्व के मूल्यों में कमी या वृद्धि का लेखा करना ही नहीं आपको, वो रिवैल्यूएशन में आ चुका है। अब पूंजी का टोटल कर लें, 50, 60, 63, 67,400, 33, 39, 41,200, 26,200, 67,400, 41,200, 26,200 माइनस कर दो, 7,000 माइनस कर दो, 60,400 नहीं कैपिटल। इधर 41,200 में से 4,800 घटा दो, तो 4,800 आपको माइनस करना है। 41 में से 4, 37, 36,400। तो ये आपने समझ लिया पार्टनर्स कैपिटल, इनकी जो अंतिम पूंजी है, ए की 60,400, बी की 36,400, सी की निकाल लो 26,200। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल, और इसी के साथ आप समझ लें बैलेंस शीट अभी आपको
पता चल जाएगा। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए ध्यान रहे मदों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है, सिवाय नया पार्टनर कैश लेके आया है तो ये तो कैश में चेंज होगा। देखो ये कैश में चेंज होगा, बाकी जो पुरानी संपत्तियां हैं एज इट इज लिखी जाएगी, उनमें किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा, किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा, एज इट इज वो लिखी जाएगी। जैसे लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल लिखी जाएगी ए, बी और सी की। अब इसकी पूंजी आई है ए की 60,400, बी की पूंजी आ रही है 36,400 और सी की पूंजी आ रही है 26,200। तो टोटल कैपिटल इनकी हो गई है 13, 10, 15, 1,53,000, 1,53,000। उसके अलावा क्रेडिटर जो पुरानी बैलेंस शीट में है, क्रेडिटर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस हुआ नहीं है। कितने के हैं क्रेडिटर? 14,000 के हैं क्रेडिटर, तो यहां शो हो जाएंगे 14,000। चेंजेस हुआ भी तो आपको तो चेंजेस करना ही नहीं है, जो है एज इट इज आपको लिखना है। प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000। जनरल रिजर्व का आपने बांट दिया। फिर आ जाओ गुडविल खाता, गुडविल 10,000। फिर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल के अलावा मशीनरी, मशीनरी कितनी है? 35,000। जो पुरानी मशीन है उसी वैल्यू पर आपको रखनी है, घटी है बढ़ी है वो वैल्यू नहीं रखनी है आपको। तभी तो कह रहेगा ना संपत्ति और दायित्व के पुस्तक मूल्य में बदलाव नहीं करना। तो मशीन पुरानी 35 है, 35 की लिखें। फर्नीचर पुराना 15,000 का है तो 15,000 ही लिखें। और इसके अलावा स्टॉक पुराना अपना 10,000 है तो 10,000 ही लिखें। इसके अलावा डेटर्स, जो मूल डेटर्स हैं वही लिखें, बड़े हैं वो जोड़ के नहीं लिखें। डेटर्स के बाद बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 40,000। अब जो चेंज होगा वो मैंने आपको समझा दिया कि कैश है, वो कैश तो आपको लिखना ही होगा कि नया पार्टनर आया है वो कैश कितना लेके आया था। टोटल कैश 30,000। 30 में से 3,000 कैश इन्होंने विड्रॉल कर लिया था 1500, तो वो माइनस कर दें। 27,000 कैश इन हैंड है, वो आपको लिखना होगा कैश इन हैंड 27,000। अब आप टोटल कर लें, आपके टोटल बैलेंस शीट का बराबर आना चाहिए। इधर का टोटल करोगे 50, 60, 70, 1,77,000। 60, 70, 1,77,000। इसका टोटल कर लें 5, 10, 17, 3, 7, 8, 9, 10, 4, 14। टोटल आपने सही किया क्या? 4, 8, 10, 13, 7, सॉरी यहाँ का टोटल भैया अच्छा 3, 9, 2, 12, 11, 1, 12, 1,23,000। तो ये हो गया 1,37,47, 1,47,000। टोटल कर लें 17 तो हासिल किए 3, 7, 8, 9, 10, 4, 14, 1,47,000। तो ये था बालको
क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो एक बार आप पुनः प्रयास करना। नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3।